बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैराडाइज कॉलेज। आज हम इलास्टिक कोलेजन इन वन डायमेंशन के डिफरेंट केसेस पे बात करेंगे। जी, आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में बेटा ये दो इक्वेशंस हैं जो इलास्टिक कोलेजन इन वन डायमेंशन के केस में हम आफ्टर कोलेजन हम जो m1 और m2 की वेलोसिटीज़ हैं उसको फाइंड करने के लिए ये इक्वेशंस ड्रॉ की थी। यकीनन आप समझ गए होंगे कि v1 डैश बेसिकली m1 की वेलोसिटी है आफ्टर कोलेजन, इसी तरह v2 डैश m2 की वेलोसिटी है आफ्टर कोलेजन। अब ये सारी बातें यहाँ रिपीट तो नहीं होंगी, लेकिन इतना आपको बताता चलें कि m1 को हम इंसिडेंट बॉडी कहते हैं और m2 को टारगेट बॉडी कहते हैं। अच्छा, अब इन रिजल्ट्स को फाइंड आउट करने के बाद आप इसको डिफरेंट केसेस पे अप्लाई करेंगे। देखें, केसेस तो बेशुमार हैं, लेकिन हम उन्हीं केसेस पे बात करेंगे जो आपकी बुक में, आपके सिलेबस में मौजूद हैं। हम इस तरह करेंगे कि हर केस को मैं एक अलग क्वेश्चन बना देता हूं, क्योंकि अब ज़रूरी नहीं है कि सारे केसेस आपसे एक ही दफ़ा पूछे जाएं, तो जो भी चीज़ आपसे पूछी जाए आपको उसका आंसर करना आना चाहिए। तो ये आज का हमारा जो काम है वो ये है कि डिफरेंट केसेस फॉर इलास्टिक कोलेजन इन वन डायमेंशन पर बात करना। तो आइए अब हम इसको क्वेश्चन की शक्ल बनाते हैं कि किस तरह से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट केस पे ज़रा देखिए। आपका फर्स्ट केस ये है कि आपने v1 डैश और v2 डैश की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। कब? जब इलास्टिक कोलेजन इन वन डायमेंशन हो और दोनों बॉडीज़ के मैसेज सेम हो। ये हमने ब्रैकेट में लिख दिया कि मैस ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज़ आर सेम। क्या मतलब है इसका कि देखिए, m1 और m2 अगर दोनों सेम मैस के साथ कोलाइड करते हैं, बाकी सारी बात वही है, कोलेजन इलास्टिक होगी, वन डायमेंशनल होगी, सारी बातें वही है। तो अब v1 डैश क्या बनेगी और v2 डैश क्या बनेगी, ये आपने फाइंड करना है। इसका मतलब है कि हम एक ऐसे केस पे बात कर रहे हैं जब दोनों बॉडीज़ का मैस सेम हो जाए, यानी m1 भी m के इक्वल आप ले लें, मूव कर रहा था v1 से, और m2 इसको भी m के इक्वल ले लें और ये मूव कर रहा था v2 के। अब हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, कौन ग्रेटर था कौन कम, ये तो आप जानते हैं। बहरहाल जब ये दोनों टकराएंगे तो हम देखेंगे इसकी वेलोसिटी क्या बनेगी और इसकी क्या बनेगी। आइए अब हम इसे बाकायदा तौर पर कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन। अब बच्चों, आपके पास रिजल्ट्स मौजूद हैं, आपने जस्ट रिजल्ट्स में अपनी वैल्यूज को पुट करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा, और ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। गौर कीजिए, velocity of m1 आफ्टर कोलेजन, जो कि इक्वेशन आपके सामने लिखी है, v1 डैश किसके इक्वल है? m1 माइनस m2 v1 ओवर m1 प्लस m2 प्लस 2 m2 v2 ओवर m1 प्लस m2। प्लीज गौर कीजिए, अगर m1 और m2 दोनों m है यानी सेम मैस है, यहां पे पुट कीजिए। जब आप बच्चों यहां पे वैल्यूज को पुट करेंगे तो v1 डैश बनेगा, पुट करके रख लीजिए पहले, m माइनस m v1 ओवर m प्लस m प्लस 2m v2 ओवर m प्लस m। जरा गौर कीजिए बच्चों, m माइनस m जीरो, जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई हो रिजल्ट जीरो आएगा, तो ये रिजल्ट तो आ गया जीरो, प्लस ये ऊपर बच्चा 2m v2 और नीचे भी m प्लस m क्या हो गया? 2m। गौर कीजिए, ये 2m कैंसिल करने के बाद v1 डैश आपके पास आएगी v2। जरा गौर कीजिए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इसकी कोलेजन के बाद वेलोसिटी
m2 की बिफोर कोलिजन के बराबर हो जाएगी। जी मैं इसको लास्ट पे बताऊंगा, यानी वेलोसिटी इंटरचेंज हो गई। इंटरचेंज की बात तो खैर बाद में करेंगे। यानी m1 मूव करेगा v2 के साथ, यानी ऐसी वेलोसिटी के साथ जिससे पहले m2 मूव कर रहा था। ठीक है, shows now v2 डैश, यानी इसकी कोलिजन के बाद वेलोसिटी क्या बनेगी? इक्वेशन आपके पास है m2 माइनस m1 v2 ओवर m1 प्लस m2 प्लस 2m1 v1 ओवर m1 प्लस m2। देखें बेटा, यहाँ पे जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो m माइनस m कॉमन सेंस से ये ज़ीरो हो जाएगा। आप बेशक इसको पुट करके देख लीजिए, ये हो जाएगा 0 प्लस ये बनेगा 2m v1 और नीचे भी m प्लस m क्या हो जाएगा 2m कैंसिल होके, तो v2 डैश आ जाएगा v1 के इक्वल। आप ज़रा देखिए v1 डैश v2 बन गई और v2 डैश v1 बन गई, मीन्स के वेलोसिटीज इंटरचेंज हो गई। तो याद रखें, पहले केस में जब दोनों का मैस सेम था, हमने देखा m1 की वेलोसिटी m2 के बराबर हो जाएगी टकराने के बाद, और m2 की वेलोसिटी m1 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, इसको इस तरह समझ लीजिए। फॉर एग्जांपल m1 मूव कर रहा था 15 मीटर पर सेकंड से और m2 मूव कर रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, सेम लाइन पर। ठीक है, अगर इनके दरमियान इलास्टिक कोलिजन हुई तो इसकी वेलोसिटी 10 हो जाएगी और इसकी 15 हो जाएगी, मींस के इंटरचेंजिंग हो जाएगी। ठीक है, अब इसको आप लंबा करके लिखना चाहें तब भी ठीक है, वरना एक जुमले में भी बता सकते हैं कि अगर मैस सेम हो तो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के केस में वेलोसिटीज आर इंटरचेंज्ड। बस सिंपल बात है। शोज वेलोसिटीज आर इंटरचेंज्ड आफ्टर कोलिजन। अब आप इस तरह भी कह सकते थे m1 will move with the velocity of m2 after collision and m2 will move with the velocity of m1 after collision। लेकिन इतनी लंबी बात करने की बजाय आप इतना ही जब बता देते हैं कि वेलोसिटीज इंटरचेंज हो गई, इसका मतलब है m1 की वेलोसिटी m2 वाली वेलोसिटी बन गई और m2 की वेलोसिटी m1 वाली बन गई आफ्टर कोलिजन। तो पहला केस क्या था कि जब सिर्फ मैसेज सेम थे। आइए अब हम आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो सेकंड केस है उस पर बात करते हैं। केस नंबर 2। हम हर केस को एक अलग क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो अब लिखते हैं इसी तरह, फाइंड v1 डैश एंड v2 डैश इफ देखिए बेटा, आपको जस्ट इतना ही लिख दिया जाए ना तो आपको समझ जाना चाहिए कि मैसेज सेम है और m2 एट रेस्ट है। मतलब क्या हुआ, मैं इसको अब लिख देता हूं कि इफ तो ये इसकी सेंस है कि अगर इंसिडेंट बॉडी अपने ही जितने मैस वाले टारगेट बॉडी से टकराता है और टारगेट बॉडी रेस्ट पर हो, ठीक है, तो इंसिडेंट m1 है और टारगेट m2 है। ठीक है, अब वर्डिंग सिर्फ इतनी लिख दी जाए ना कि अगर दोनों के मैसेज सेम है और टारगेट बॉडी एट रेस्ट है, तो बात आपको तब भी अंडरस्टैंड कर लेनी चाहिए। बहरहाल इसको अब दिखाते हैं कि ये किस तरह से कहना चाह रहा है हमारे पास। देखिए प्लीज़, ये m1 जिसका मैस m है, सेम मैस, और ये मूव कर रहा था v1 के साथ, और ये एक ऐसे बॉडी से टकराया जो शुरू में रेस्ट पे पड़ा था, यानी m2 मैस तो इसका सेम है लेकिन ये इस वक्त बॉडी एट रेस्ट है, मींस इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। यानी एक रुके हुए बॉडी से उतने ही मैस वाला बॉडी टकराए। ठीक है, तो आप याद रखिए यहाँ पे टारगेट बॉडी जो है वो एट रेस्ट है। ठीक है, और इंसिडेंट बॉडी उससे जाके टकराता है इलास्टिकली। अब देखेंगे कि इसकी वेलोसिटी क्या बनेगी और इसकी वेलोसिटी क्या बनेगी इस केस के अंदर। आइए देखते हैं।
जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम m1 की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन फाइंड करने लगे हैं और इसमें कंडीशन को पुट करने लगे हैं। देखिए m1 m2 दोनों सेम है और v2 0 है, तो अपनी v1 डैश की वैल्यूज इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो v1 डैश आएगा आपके पास m माइनस m v1, आप पहले पुट करके देख लीजिए, प्लस 2m v2 ओवर m प्लस m। जरा देखिए बच्चों, m माइनस m 0, ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। और इधर देखिए v2 क्या था 0, तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करें तो ये सारा फैक्टर भी 0, मीन्स v1 डैश आ गया 0। क्या मतलब है भाई? मतलब ये है कि m1 रेस्ट पे आ जाएगा, पहले m2 रेस्ट पे था ना, तो अब m1 आ जाएगा रेस्ट पे। शोज m1 comes to rest after collision G। तो पहले m2 रेस्ट पे था, टकराने के बाद m1 रेस्ट पे आ जाएगा, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में। दूसरा देखते हैं कि अब m2 पे क्या फर्क पड़ेगा। वो m2 जो पहले रेस्ट पे था, नाउ v2 डैश इज इक्वल टू, इक्वेशन को लिखें पहले, जी आप गौर कीजिए बेटा, v2 0 है, जब v2 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा ये सारा फैक्टर क्या हो जाएगा 0, प्लस 2m v1 ओवर m प्लस m क्या बनेगा 2m, ये 2m भी कैंसिल, तो v2 डैश आ जाएगा v1 के। इसका मतलब है m2 m1 वाली स्पीड गेन कर लेगा, यानी जिससे m1 मूव कर रहा था उस स्पीड से अब m2 मूव करेगा, ठीक है। शोज m2 will move with the velocity of m1 after collision। यहां पे भी इंटरचेंजिंग नजर आ रही है, देखें पहले m2 रेस्ट पे था, अब m1 रेस्ट पे आ गया और m2 m1 वाली वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो याद रखें जब मैसेज सेम होते हैं तो इंटरचेंजिंग ऑफ वेलोसिटी होती है। आपने पहले दो केसेस में देखा कि वेलोसिटीज आर इंटरचेंज्ड, कब? जब तक मैसेज सेम हो, ठीक है। ये वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन के 2 केसेस कंप्लीट हुए। जी डियर स्टूडेंट्स, केस नंबर 3 है, प्लीज़ इसकी वर्डिंग पे गौर कीजिए। ये आपको नज़र आना है कि v1 डैश और v2 डैश आपने फाइंड करनी है कब? जब m1 m2 से बहुत बड़ा हो और m2 रेस्ट पे हो। तो ये वर्डिंग ये बनती है, व्हेन मैसिव बॉडी, बहुत बड़े मैस वाला बॉडी टकराता है एक हल्के बॉडी के साथ जो रेस्ट पे पड़ा हुआ है। ज़रा इसको ऐसे समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा सफ़ियर जिसका मैस है m1, ये मूव कर रहा है v1 से और इसको टकराना पड़ता है एक छोटे सफ़ियर के साथ, बहुत ही छोटे मैस के, उसके मुकाबले में बहुत छोटा मैस m2, और जो रेस्ट पे है यानी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ आ गई होगी कि एक बहुत बड़े साइज वाला, एक बहुत बड़े मैस वाला बॉडी एक छोटे मैस वाले से टकराता है और वो भी रेस्ट पे पड़ा हुआ है। बताइए इसकी वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा और इसकी वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा, चेक कर लेते हैं। वैसे कॉमन सेंस की बात है, एक जैसे कहना चाहिए कि एक पहाड़ जितना फुटबॉल है, ठीक है, इतने मैस का फुटबॉल अगर मूव करता आ रहा है और रास्ते में एक खेलने वाला फुटबॉल रास्ते में पड़ा हो, तो बताएं कि इतने बड़े बॉडी के रास्ते में m2 आ भी जाए तो उसको क्या फ़र्क पड़ेगा? यकीनन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम इसे मैथमेटिकली चेक करते हैं कि क्या होगा। देखिए अब m1 की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन फाइंड करते हैं। नाउ वेलोसिटी ऑफ m1 आफ्टर कोलिजन, इक्वेशन v1 डैश, रिजल्ट्स आपको अब याद होने चाहिए। जी प्लीज गौर कीजिएगा बच्चों, v2 0 है, ये सारा फैक्टर तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो ये है कि जब डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो,
आप इसकी मिसाल ऐसे समझ लें कि एक समंदर में से 2 बाल्टियां पानी निकाल भी लें तो क्या वो उसमें कोई कमी महसूस होगी? क्या उसमें कोई ऐसा पता लगेगा कि कुछ इसमें से निकल गया है? क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू में से थोड़ा सा कुछ निकाल भी लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसी तरह 2 बाल्टियां आप अपने घर से लाके उसमें डाल भी दें तो तब भी वो उतना ही है, समंदर ही है। इतने बड़े फैक्टर के अंदर इतनी बड़ी वैल्यू में छोटा सा चेंज प्लस या माइनस करना कोई मायने नहीं रखता। बिल्कुल ऐसे ही है यहाँ पर कि हेयर, ये चूँकि केस नंबर 3 थोड़ा सा डिफरेंट है, इसे हम एक्सप्लेन करेंगे कि M1 चूँकि बहुत बड़ा है M2 से, जैसे अभी समंदर और बाल्टी वाली मिसाल दी कि M1 इतना बड़ा है M2 में से कि M1 में M2 ऐड करें वो तब भी M1 ही है, तकरीबन कोई फ़र्क नहीं पड़ा उसको, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू में स्मॉल चेंज प्लस करें या माइनस करें वो अपनी वैल्यू में कोई खास चेंज नहीं लाएगा, ये M1 ही रहेगा। ठीक है, दिस इज कंडीशनल थिंग। तो यहां पर और यहां पर अब जब इन चीजों को पुट करते हैं तो आप बताएंगे कि V1 डैश क्या आएगा। प्लीज गौर कीजिएगा, ये M1 माइनस M2 दिस इज M1 V1 और M1 प्लस M2 दिस इज ऑल्सो M1, और ये सारा तो वैसे ही जीरो हो जाना है, इसमें कुछ पुट करने की भी जरूरत नहीं है, कैंसिल। तो V1 डैश आ जाएगा V1 के। तो बेटा इसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन भी वही रहेगी जो पहले थी, मींस इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शोज M1 will still move with same velocity. You can say no change occur in the velocity of M1 after collision. ये जिस velocity से मूव कर रहा था इतने छोटे बॉडी से टकराने के बाद भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि इसको क्या फर्क पड़ता है। आप एक नजर देख लीजिए कि M1 बच्चों अपनी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं रहेगा, M1 विल स्टिल मूव विद द सेम वेलोसिटी। ठीक है, ये जिस वेलोसिटी से पहले मूव कर रहा था उसी से बाद में करेगा। अब हम कैलकुलेट करते हैं M2 की वेलोसिटी क्या बनती है। जी डियर स्टूडेंट्स, प्लीज गौर कीजिए, यही कंडीशन अब यहाँ पे पुट करने लगे हैं। बताइए कि V2 0 है, ये सारा फैक्टर तो हो जाएगा 0, इक्वेशन एक दफ़ा लिख ली, प्लस इधर देखिए 2 M1 V1 और M1 प्लस M2 भी ऑलमोस्ट क्या है M1, ये कैंसिल हो गया तो V2 डैश आ गया 2V1। तो बात समझ आई कि M2 की वेलोसिटी M1 से डबल हो जाएगी, मींस कि अगर M1 मतलब कि अगर M1 M2 से टकराया तो M1 की शुरू में वेलोसिटी थी 15 मीटर पर सेकंड, तो इसकी टकराने के बाद बन जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। शोज जी, तो वेलोसिटी ऑफ M2 बिकम्स डबल ऑफ वेलोसिटी ऑफ M1 आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो ये केस नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब हम लास्ट केस की तरफ चल रहे हैं। अब हो सकता है कि तरतीब आगे पीछे आप अगर कर दें, ज़रूरी नहीं है कि मैंने पहले बताया कि सारे केसेस एक साथ नहीं पूछे जाते, हो सकता है आपसे सिर्फ केस नंबर 3 पूछा जाए किसी पेपर में। ठीक है, तो आप सारी बात नहीं करेंगे, जो पूछा जाएगा सिर्फ उसका ही आंसर करेंगे। आइए डियर स्टूडेंट्स, केस नंबर 4 है कि अगर लाइटर बॉडी एक मैसिव बॉडी से टकराए जो रेस्ट पर है, यकीनन ये केस नंबर 3 से ऑपोजिट है, उलट है, मींस M1 बहुत कम है M2 से और V2 0 है, मींस के M2 एट रेस्ट है और M1 उससे टकराता है। ज़रा देखिए किस तरह से, प्लीज़ गौर कीजिएगा। अब एक छोटा सा मैस M1 जो मूव कर रहा था V1 से, और ये इलास्टिकली वन डायमेंशनल यानी हेड ऑन कोलिजन के नतीजे में एक बहुत बड़े टारगेट से टकराता है। बिल्कुल ऐसे समझ लें जैसे एक फुटबॉल एक पहाड़ से टकराए। ठीक है, और ये एट रेस्ट है, मींस इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है
0। बताइए जब ये इससे टकराएगा इस पे क्या फर्क पड़ेगा और इस पे क्या पड़ेगा, आइए चेक कर लेते हैं। इसकी आफ्टर कोलिजन और इसकी आफ्टर कोलिजन फाइंड कर लेते हैं। प्लीज गौर कीजिएगा, हम इसको कैलकुलेट करने लगे हैं नाउ। इक्वेशन लिखने के बाद हम इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं। देखें बच्चे v2 0 है, ये सारा फैक्टर तो हो जाएगा 0। चलें, लेकिन एक बात आपको बताता चलूं कि जैसे पिछले केस में कहा था कि जब एक चीज़ बहुत बड़ी और दूसरी उसके मुकाबले में बहुत स्मॉल हो तो बड़ी वैल्यू में छोटी सी वैल्यू प्लस या माइनस करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़रा गौर कीजिएगा, हेयर हमें पता है कि m2 बहुत ग्रेटर है m1 से, सो प्लीज़ गौर कीजिएगा, m2 में m1 ऐड करें वो तब भी m2 है, और m2 में से m1 माइनस करें वो तब भी m2 है। ठीक है, इस बात को सामने रखते हुए हम अपने इस फैक्टर की तरफ देखते हैं। तो यहाँ तो m1 में से m2 माइनस किया गया है, तो चूंकि बड़ी वैल्यू m2 है तो यहाँ से मैं माइनस कॉमन लेने लगा हूँ। सो बल्कि ये साइन लिखते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट। प्लीज गौर कीजिएगा, जब हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे v1 डैश तो ये आ जाएगा m2 माइनस m1, और इस सारे ने तो ज़ीरो हो जाना है, हमें पता ही है। क्यों माइनस कॉमन लिया? ताकि ग्रेटर में से स्मॉलर की बात हो सके। बताइए m2 में से m1 माइनस करें वो तब भी क्या है m2, प्लस करें तब भी क्या है m2, तो m2 से कैंसिल होगा, v1 डैश आ जाएगा v1 माइनस के। क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब ये है कि m1 टकरा के उसी स्पीड के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। मींस अगर ये 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था पहले लेफ्ट से राइट, तो अब टकराते ही राइट से लेफ्ट यानी रीबाउंड हो जाएगा। ठीक है, वो अपनी सेम स्पीड के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो मींस हम लिखेंगे शोज मैंने वर्ड सेम स्पीड लिखा है क्योंकि सेम वेलोसिटी कहेंगे तो फिर तो बात गलत हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी के लिए तो डायरेक्शन सेम होना, तो सेम स्पीड के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, रीबाउंड। अब हम बेटा ये तो यानी ये उल्टे मुंह लौट गया, लेकिन इस पे क्या फर्क पड़ा? आइए अब इसकी वेलोसिटी फाइंड करते हैं आफ्टर कोलिजन। नाउ v2 dash, that is जी डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन लिखने के बाद हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। सब कुछ आपके पास है। बताइए v2 0 है तो ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आकर अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि ये किस तरह से आपने लास्ट वाले फैक्टर को 0 किया। तो मैं आपको बताता हूँ बेटा, प्लीज़ गौर कीजिएगा। देखें ऊपर है m1 और नीचे है m1 प्लस m2। हम जिक्र कर चुके हैं कि m2 बहुत ग्रेटर है, बिकॉज m2 बहुत ग्रेटर है m1 से। तो जब न्यूमिनेटर बहुत स्मॉल हो और डिनोमिनेटर बहुत लार्ज हो तो रिजल्ट छोटा और छोटा, यानी डिनोमिनेटर जैसे जैसे बढ़ता जाए रिजल्ट छोटा और छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक के रिजल्ट अप्रोच कर जाएगा 0 को। सो हम कह सकते हैं कि ये जो रिजल्ट है m1 ओवर m1 प्लस m2, ये रिजल्ट अप्रोचेस टू 0। ठीक है, क्योंकि फ़र्क इतना बड़ा है, न्यूमिनेटर इतना स्मॉल और डिनोमिनेटर इतना लार्ज कि ये रिजल्ट अप्रोच कर जाएगी 0 को। सो v1 डैश टोटली क्या आ गया 0। इसका मतलब है ये पहले भी रेस्ट पे था और अब भी रेस्ट पे रहेगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये बेचारा टकरा के रिबाउंड हो गया। ठीक है, shows m2 will still remain at rest।
स्टूडेंट्स यही 4 केसेस थे आपके सिलेबस में। केसेस तो इसके बेशुमार हैं पॉसिबली, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि ये जितने केसेस हैं और इनके जितने रिजल्ट्स हैं ये आपके MCQs हो सकते हैं। आपको कंडीशन बताई जा सकती है और कोई ऐसे MCQs भी हो सकते हैं जो इन केसेस के इंटरमीडिएट वैल्यूज़ में हों और आपको उनको इक्वेशन से वैल्यूज़ पुट करके कैलकुलेट करना पड़े। तो ये आपकी अब कॉमन सेंस है कि जैसा सवाल पूछा जाएगा वैसा आप आंसर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि ये लेक्चर केसेस वाला आपको बहुत बेहतर अंदाज में समझ आया होगा और विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।